नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आर्मी जीडी का ओरिजिनल पेपर 2018। ठीक है, ओरिजिनल पेपर 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था आर्मी जीडी का, वह आपका हो जाता है 2018 का ओरिजिनल पेपर। ठीक है, अगर आप इस पेपर में 35 प्लस अटेंड करते हो तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने वाला है। ठीक है, और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, प्रत्येक दिन आप क्या है, एक प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और साथ में कुछ पढ़ाई भी कीजिएगा। उसके बारे में जल्द ही मैं 2 से 3 दिन, भाई 2 दिन लगेंगे अभी। ठीक है, 2 दिन के बाद आपका लेक्चर चला दूंगा, सारे के सारे 3 से 4 वीडियो आपके आएंगे। बस वही पढ़ते रहना, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी तैयारी वहीं से हो जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी तैयारी करने वाला हूँ इस बार में। देखो, 1 घंटे का समय होता है, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सभी को पता है ये तो, है ना। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चनों को। और मैं बता दूं आपके लिए, जो 17 प्रैक्टिस सेट मैंने आपको डाल रखे हैं, 17 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्ले लिस्ट का, वहाँ जाके आराम से सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और मैं बात करूँ आपके लिए जो बुक हैं, ठीक है, राम सिंह यादव की 2 बुक होती हैं। एक तो प्रैक्टिस सेट हो गया 50 50 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, उस बुक में दे रखे हैं। और जो बुक है वो अलग है। ठीक है, जो बुक है वो भी एक प्रकार से, अगर मैं बुक स्टोर की बात करूँ, बुक स्टोर पर अगर आप उसे खरीदोगे तो आप 125 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 125 रुपये बुक के। ठीक है, जो बुक होगी राम सिंह यादव की, उसके 125 रुपये करने पड़ेंगे। और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक आ रही है राम सिंह यादव की, ठीक है, अगर उसको आप परचेस करोगे तो कितने रुपए करेंगे, ये भी आपको बुक स्टोर से लोगे तो ये भी आपके लिए 225 से, मतलब 140 पे रेट होंगे, 20% छूट होगी। तो कम से कम समझ सकता हूँ 125 से 125 दोनों के पड़ेंगे। मगर हम आपको बुक, ठीक है, बुक और प्रैक्टिस सेट ओनली कितने रुपये में दे रहे हैं, बुक में हो जाती है 25 रुपये की, ओनली 25 रुपये। ठीक है, और 25 प्रैक्टिस सेट ये भी आपके ओनली 25 रुपये के दोनों आपके दे रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने रुपए के हो गए, 50 रुपये के। 50 रुपये के दोनों आप हमसे खरीद सकते हैं। अगर आप बुक स्टोर से नहीं लोगे तो आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, कम से कम 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी 200 रुपये की बचत हो जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है 50 प्रैक्टिस सेट वाली बुक का, और जो राम सिंह यादव वाली बुक है। ठीक है, आराम से हमारा परचेस कर सकते हो, ओनली 50 रुपये में दोनों की दोनों बुक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो भी स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है बिल्कुल कौन सा यहाँ पर राइट होगा। तो यहाँ पर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा आपको बताना है जो असहयोग आंदोलन था वो किस वर्ष किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, यह गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन है। ठीक है, प्रथम जन आंदोलन था ये 2000, ये कब चला था, ये आपका चला था 1920 में। कब चला था, 1920 में ये आपका चला था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह प्रथम जन आंदोलन था, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन जिसमें कि जनता ने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया हो, वह कौन सा आंदोलन हो जाता है, या प्रथम जन आंदोलन कौन सा हो जाता है। तो ये भी याद रखना कौन सा हो जाएगा, असहयोग आंदोलन हो जाता है। ठीक है, ये किस कार चलाया गया था, जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो गांधी जी को और कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब यह असहयोग आंदोलन वहाँ पर चलाया गया था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। प्रथम जन आंदोलन यह था। ठीक है, जो कर वगैरह लगाते हैं उनके लिए समाप्त करने के लिए, जैसे ही एक प्रकार से मार्च निकाले। ठीक है, तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। उसके बाद जन आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन इसे कहते हैं। ठीक है, और प्रथम गांधी जी द्वारा जन आंदोलन था। ठीक है, इसमें सारे के सारे देशवासियों ने इसमें भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों ने भाग लिया था, 1920 में ये चला था। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है असहयोग आंदोलन, इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। और बात करें इसके प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम जन आंदोलन है। इसका प्रस्ताव जो पारित हुआ था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन में ये पास हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और 1920 में ये पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है सारी मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये रखा है, कयक इनमें से किससे संबंध है। जो कयक है वो है क्या, आपको बताना है जो कयक है वो है क्या। ये आपके देखें आदिवासी उपकरण है, या फिर नाव है, या समुद्री जहाज है, या फिर आपका हो जाता है हथियार। तो कयक है क्या, तो कयक जो हो जाती है एक बोट है। ठीक है, एक बोट है, इसका नाम है कयक। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एक आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यह कह रहा है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। जो नासिक है वो किस नदी के तट पर स्थित है, कृष्णा, नर्मदा, या यहाँ देखो दे रखा है आपका
आगे देखें, ये गोदावरी या फिर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो नासिक बताना है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। बिल्कुल, तो फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहने वाला है। नासिक की बात करूं तो किस नदी के तट पर है, गोदावरी पर हो जाता है, ठीक, किस पर, गोदावरी। और ये दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहा जाता है। गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है, गोदावरी ही हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके हो जाती है, जो कहाँ से निकलती है ये भी आपको याद होना चाहिए। यह निकलती है महाराष्ट्र से, कहाँ से, ये निकलती है महाराष्ट्र। वैसे बात करूँ मुंबई से होती हुई महाराष्ट्र, एक ही बात है ना, तो मुंबई से होती आती है, मुंबई से निकलती है, महाराष्ट्र से होती हुई फिर आपकी जाती है तेलंगाना में, फिर आपकी कहाँ जाती है, तेलंगाना में जाती है। फिर तेलंगाना से अगले बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो मुंबई महाराष्ट्र से होती हुई तेलंगाना में जाती हुई आंध्र प्रदेश से जाती हुई कहाँ गिरती है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है, मुंबई से निकलती है। इस साइड से निकलती हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी हो जाती है गोदावरी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी इसे कहा जाता है, या बूढ़ी नदी भी इसे कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गोदावरी। नासिक भी कहाँ पर है, गोदावरी नदी के ही तट पर स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद भी रखना। कहाँ से, मुंबई से निकलती है, महाराष्ट्र से होती हुई तेलंगाना में होती हुई आंध्र प्रदेश से गुजरते हुई कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में आपकी गिर जाती है, ठीक है। सारी जानकारी देता हूँ जितनी आपके लिए बन सकती है क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है। तो जल प्रशिक्षण की बात कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज कौन सा है, तो यहाँ बात करते हैं आईएनएस कौन सा हो जाएगा, आईएनएस तरंगिनी या फिर आईएनएस विराट या फिर हो जाता है आईएनएस वरुण या फिर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट रहने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर जल प्रशिक्षण जहाज की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, आईएनएस तरंगिनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आईएनएस तरंगिनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो, क्योंकि जल प्रशिक्षण की जहाज की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है आपका, ये कह रहा है दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजन कहाँ से बहती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, अफ्रीका से या फिर यूरोप से। तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाती है कौन सी, अमेजन, ठीक है। तो ये कहाँ से बहती है ये आपको बताना है। तो ये आपकी हो जाती है वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, ठीक है। तो ये कहाँ से बहती है, ये आपके हो जाती है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है, बिल्कुल दक्षिण अमेरिका आपका हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है यह नदी, अमेजन नदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बनती है, ठीक है, तो इसलिए आपके लिए याद रखना है। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। तो कौन सा दस्तावेज की यहाँ पर बात करें, संविधान में कौन सी अनुसूची में ये दर्शाया गया है, यहाँ पर यह पूछ रखा है कि कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है। मतलब कौन सा जो संविधान का भाग है या अनुसूची है, ठीक है, यहाँ पर भाग या अनुसूची दोनों में से हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर बताना है जो आधिकारिक हमारी जो भाषा है उसका विवरण रखता है। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा। देखो आपकी बात करें, हमारी जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, हिंदी, है ना। कौन सी है वह आपकी हो जाती है हिंदी। हिंदी है, 22 भाषाएं हैं, अदरवाइज भी हैं, कितनी भाषाएं टोटल, टोटल जो हमारी हो जाती हैं 22 भाषाएं हो जाती हैं, ठीक है। अब 22 जो भाषाएं हैं वो किस में आपको दे रखी हैं। तो अगर मैं बात करता हूं अनुसूची की, ठीक है, अगर मैं यही बात करता हूं अनुसूची की, तो अनुसूची कौन सी हो जाती है, जो अनुसूची हो जाती है वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है। अगर यहीं पर वह पूछ लेता है कि कौन से भाग में, तो भाग भी आपको याद होना चाहिए, भाग हो जाता है 17वां, ठीक है। 17वें भाग में क्या है, हमारी 22 भाषाओं का विवरण दिया गया है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो अनुसूची है वो कौन सी हो जाती है, 8वीं, और भाग कौन से हो जाते हैं, यह हो जाते हैं आपके 17वां भाग हो जाता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से दोनों की दोनों टॉप के दोनों के दोनों एक प्रकार से फैक्ट हमारे बन जाते हैं। भाग भी याद रखना कि 17वें भाग में हो जाता है, अनुसूची में कौन सी बात करें 8वीं अनुसूची में हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 22 भाषाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। क्या पता 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा है भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है। जो भारतीय सेना है उसमें कमानों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 62 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा या फिर आपका हो जाता है 26। तो कौन सा राइट रहने वाला।
तो यहाँ पर जो राइट हो जाता है वह कौन सा हो जाएगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, भारत में भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है, तो वह हो जाती है आपकी 7। कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 7 हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दे रखा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। ठीक है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है आपका। बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, या फिर हो जाता है उत्तराखंड में। तो यहाँ पर जो राइट रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। तो ये बात करते हैं इससे के बीचों बीच। ठीक है, इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती है, ये भी आपको याद होना चाहिए, बन सकता है एग्जाम में कि बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो वो कौन सी हो जाती है, वह हो जाती है रामगंगा। कौन सी हो जाती है, वह आपकी हो जाती है रामगंगा। यह नदी किससे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, कहाँ से, बीच से होती हुई निकलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो पहले नाम था वो कौन था, इसका जो पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क था। कौन सा था, हैली नेशनल पार्क रखा गया था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हैली नेशनल पार्क इसका नाम था, हैली नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसलिए इसका जो पहले नाम था वो कौन सा था, हैली नेशनल पार्क था। फिर उसके बाद में रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दोनों की दोनों आपको याद रखना है, और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, इसीलिए बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, कहाँ से, उत्तराखंड से, बीच से एक नदी निकलती है, नदी का नाम क्या हो जाता है, वह हो जाता है रामगंगा। कौन सी हो जाती है, रामगंगा ये हो जाती है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारी की सारी जानकारी से याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पुराना नाम हैली नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। मैंने आपको बता रखा है, मुद्रा पूछ सकता है, राजधानी पूछेगा, देशों की मुद्रा पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ही। ठीक है, तो सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी आपको देखा है। अगर यहाँ पर मुद्रा पूछ रखा है तो राजधानी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, राजधानी भी पूछ सकता है। तो राजधानी कौन सी हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी आपकी रियाद। राजधानी इसकी होती है रियाद, और मुद्रा कौन सी हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी रियाल। ठीक है, दोनों की दोनों एक ही नाम पर होती हैं, बस यहाँ पर दा लगा हुआ होता है, यहाँ पर ला लगा हुआ होता है। तो सऊदी अरब की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी, रियाद हो जाएगी, और इसकी जो मुद्रा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। गवर्नर मतलब क्या हो जाएगा, राज्यपाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, राज्यपाल भी आप कह सकते हो। ठीक है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला गवर्नर। देखो गवर्नर ये कंफ्यूज करने को दे रखा है, इसे हम राज्यपाल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा राइट होगा, बिल्कुल ये हो जाएगी विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगी, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू, या इनमें से कोई सी नहीं। तो यहाँ पर जो प्रथम महिला गवर्नर या राज्यपाल थी वो कौन हो जाती हैं, ये आपकी हो जाती हैं सरोजिनी नायडू। कौन हो जाती हैं, सरोजिनी नायडू हो जाती हैं। और यह किस राज्य से हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ की थी, यूपी की हो जाती हैं। ठीक है, यूपी की यूपी की प्रथम महिला तथा आपकी भारत की प्रथम महिला हो जाती हैं। तो दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए। यूपी की प्रथम महिला जो राज्यपाल थी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, या फिर भारत की प्रथम महिला राज्यपाल या फिर गवर्नर कौन थी, ये भी हो जाती हैं सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बता रखा है एक बुक बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाती हैं 2020 की, 2020, ठीक है 2020 या 21 की पूछेगा आपसे बुक, या पूछेगा ओल्ड वाली, ठीक है, या आपसे पूछेगा भूतकाल वाली। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बुकें एक ही वीडियो में आपको दे दूंगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जो गाइड बुक है वो किसकी हो जाती है, तो ये हो जाती है आर के नारायण जी की। किसकी हो जाती है, आर के नारायण जी की हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होता है या है, आपको बताना है। सर्वोच्च सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है ये आपको बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए, बिल्कुल
तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो सबको पता है कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके हो जाते हैं रामनाथ कोविंद जी। कौन हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं कोविंद जी, ठीक है, कोविंद जी हो जाते हैं। कौन से नंबर वाइज थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। 14वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन से नंबर के हो जाते हैं, 14वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको और भी राष्ट्रपति याद होना चाहिए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। कौन हो जाते हैं, वह आपके हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अगर यही बात करते हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो हो जाती हैं प्रतिभा पाटिल जी, है ना। कौन हो जाती हैं, प्रतिभा पाटिल हो जाती हैं। कौन से नंबर वाइज हो जाती हैं, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, 12वें नंबर के हो जाती हैं प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। और यही बात करते हैं 2020 में जिनकी डेथ हुई है वो कौन हो जाते हैं, वह हो जाते हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है। कौन हो जाते हैं, प्रणब मुखर्जी आपके हो जाते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, कौन हो जाते हैं, वह हो जाते हैं प्रणब मुखर्जी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी हो जाते हैं। यह कौन से नंबर वाइज थे, तो ये 13वें नंबर के आपके राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हो जाते हैं इतने, तो यानी याद रखना, ठीक है। अगर आगे देख लेते हैं, यहीं पर यही बात करते हैं नौसेना के कौन हो जाते हैं, तो नौसेना के आपके हो जाते हैं अध्यक्ष जो वर्तमान में है वह कौन हो जाते हैं, तो वह आपके हो जाते हैं, नौसेना की बात करते हैं तो नौसेना के कौन हो जाते हैं, ये है करमबीर सिंह। कौन हो जाते हैं वर्तमान में, ठीक है, कौन हो जाते हैं, करमबीर सिंह हो जाते हैं, ठीक है। यही बात करते हैं वायुसेना की, तो वायुसेना के कौन हो जाते हैं, वायुसेना के हो जाते हैं धनुआ जी। कौन हो जाते हैं, धनुआ जी हो जाते हैं। और नौसेना की बात करते हैं तो कौन है, सॉरी, ये हमारे हो जाते हैं थल सेना की। थल सेना की बात करें तो इसमें वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके हो जाते हैं नरवणे जी। कौन हो जाते हैं, नरवणे जी हो जाते हैं। और सीडीएस की बात करें, सीडीएस कौन है, सीडीएस कौन हो जाते हैं, सीडीएस जो वर्तमान में है वो कौन है, वह आपके हो जाते हैं बिपिन रावत जी। कौन हो जाते हैं, बिपिन रावत जी हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये फैक्ट। नौसेना की बात करें करमबीर सिंह है वर्तमान में, वायुसेना की बात करें धनुआ जी हो जाते हैं, थल सेना की बात करते हैं नरवणे जी हो जाएंगे, सीडीएस की बात करें बिपिन रावत जी हो जाते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी आपको पता ही है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे हो जाते हैं। तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से ले ली है। अगर बनती है तो बिल्कुल आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% फंसेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। बहुत बार आपको समझा रखा है, इस बार आपको नहीं बताऊंगा, इस बार आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। अगर द्वितीय लड़ाई की बात करते हैं किस किस के बीच हुई थी, देखो कब कब हुई थी ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। एक तो हुई थी 26, 56 और 61। मैंने बताया था यहाँ 15 रख लो, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 17। तो यहाँ पर कितनी हो जाती हैं, प्रथम हुई थी 1526 में, द्वितीय 1556 में, तृतीय 1761 में। पहले की बात करता हूँ, पहले किस किस के बीच हुई थी, तो पहली जो हुई थी वो किसके बीच हुई थी वो आपको बताना है। यहाँ पर पूछ ही रखा है कि पहली। दूसरे की बात करें हेमू और किसके बीच हुई थी, अकबर के बीच हुई थी। अगर तृतीय की बात करता हूँ, तृतीय किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दुली और मराठा के बीच हुई थी। तो यहाँ पर प्रथम पूछ रखी है, तो प्रथम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, प्रथम जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे बाबर और लोदी, क्योंकि मुगल वंश का प्रथम शासक था कौन, बाबर, और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच यह हुई थी, ठीक है। जो इब्राहिम वंश का अंतिम शासक था। तो दोनों के दोनों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी था, और मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था, बाबर था। तो इन दोनों के बीच यह लड़ी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो डेट भी आपको याद रखना है, 26, 56, 61 किस किस के बीच, प्रथम हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, द्वितीय हुई थी हेमू और अकबर के बीच, तृतीय हुई थी आपकी अहमद शाह अब्दुली और मराठा के बीच। तीनों की तीनों आपको बता रखी हैं, बहुत बार आपको समझा रखा है, इसे याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है तुम्हारा 16। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर मलेरिया किसके कारण होता है, जो मलेरिया होता है वह किसके कारण होता है ये आपको बताना है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल मलेरिया किसके कारण होता है, तो ये आपका हो जाता है कौन, प्रोटोजोआ हो जाता है। कौन हो जाता है, ये आपका प्रोटोजोआ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा है, यहाँ दे रखा है 17, ठीक है। 16 देखा, 17 हो जाता है बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताना है आपको। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताना है, कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जो डी वाला हो जाता है वो सूखा से हो जाएगा, जो के है वो खून का तक्का नहीं जमता, ठीक है।
और ए जो हो जाता है वह कौन सा हो जाता है, ये आपकी रतौंधी से हो जाता है। तो एक ही आपका बचता है विटामिन ई, जो कौन सा हो जाता है, बांझ विरोधी विटामिन आपका होता है। विटामिन कौन सा, विटामिन ई हो जाता है। तो आपको एक हमने ट्रिक भी बताई थी, रथ एक ट्रॉफी, क्या बताई थी, रथ एक, रथ एक ट्रॉफी आपको बताई थी, है ना, रथ एक ट्रॉफी, रथ एक टॉफ़ी आपको बताई थी। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, विटामिन ए, ये विटामिन बी, ये विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, और कौन सा हो जाता है लास्ट, विटामिन के। तो विटामिन ए की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, रा से हो जाएगा रेटिनॉल, तो विटामिन ए से हो जाता है रेटिनॉल। विटामिन बी की बात करें तो ये हो जाता है था से कौन हो जाएगा, थाइमीन। विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, ये ए से स्टार्ट है तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करें हैं का से है तो कौन सा हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई की बात करते हैं, ये किससे है, टॉ से हो जाता है तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेकोफेरॉल। यही बात करते हैं लास्ट विटामिन के, जो हो जाता है आपका ये फी से, किससे हो जाएगा, ये फी से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्लक्बी, फ्लक्बी क्या था यार, फ्लोकबी नॉन, ठीक है, फ्लोकबी नॉन ही होगा इसका। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका फ्लॉकवी और नॉन होगा, इस प्रकार से होगा फ्लॉकवी नॉन, ठीक है, फ्लॉकवी नॉन आपका हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन ई। और विटामिन ई का कौन सा है, विटामिन ई का है टी, तो कहता है टेकोफेरॉल हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन ई का कौन सा नाम है, रासायनिक नाम टेकोफेरॉल हो जाता है। सबके बता रखे हैं, रा से, मतलब विटामिन ए की बात करें रा से स्टार्ट होगा रेटिनॉल, विटामिन बी की बात करेगा था से हो जाएगा थाइमीन, विटामिन सी से बात करेगा ए से स्टार्ट होगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी की बात करेगा का से स्टार्ट होगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई की बात करेगा टे से हो जाएगा टेकोफेरॉल, विटामिन ई की बात, विटामिन के की बात करते हैं, ये किससे स्टार्ट होगा, फी से स्टार्ट होगा फ्लक्बीनॉन, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके हो जाते हैं रथ एक ट्रॉफी, आपकी ट्रिक हो जाती है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे याद कर लेना, ठीक है। विटामिन डी सूखा से हो जाएगी, विटामिन के आपका हो जाएगा रक्त का थक्का से, विटामिन ए हो जाएगा रतौंधी से, तो विटामिन ई ही बचता है आपका, जो किस हो जाएगा पांच विरोधी विटामिन आपका हो जाता है। सारे की सारे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पर देखिएगा, ये बल का मात्रक, बल का मतलब सूत्र है, यहाँ पर दे रखा है कार्य, कार्य का सूत्र दे रखा है, कार्य बल और विस्थापन के बीच क्या संबंध होता है, तो आपको बताना है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा W बराबर एफ एक्स, कौन सा पढ़ा होगा, W बराबर एफ एस, ठीक है, कौन सा, W बराबर एफ एस, पॉइंट इस प्रकार से लगा होगा उसमें, बुक में तो होता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा तुम्हारा का बल, कार्य हो जाएगा, एफ बल हो जाएगा, एस विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, W बराबर एफ एस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है, कौन सा जो रसायन है वो पौधों से प्राप्त होता है। इंसुलिन की बात करें तो ये हमारे शरीर में बढ़ता है ना, अगन्याशय के अंतर्गत बीटा कोशिकाओं के, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा एप्सिरिन, तो ये भी हमारा शरीर का है। तो बचता कौन सा है, एक ही बचता है, कौन सा, कुकैन। कुकैन किससे प्राप्त होता है, इसका एक वृक्ष होता है, कौन सा, सिनकोना, कौन सा होता है, सिनकोना नाम का एक वृक्ष होता है, ठीक है, सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, इसकी छाल से प्राप्त किया जाता है, किससे, इसकी छाल से यह प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, जो कुकैन है वो सिनकोना पौधा एक होता है, उसकी छाल से प्राप्त होती है, क्या चीज़ प्राप्त होती है, कुकैन। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं यहाँ पर, कुकैन किससे प्राप्त होती है, सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है, किससे, पौधे से किस भाग से प्राप्त होती है, ये भी बन सकता है, तो किस भाग से प्राप्त होती है, छाल से प्राप्त होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हो जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ पर कह रहा है सिस्मोग्राफ में, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, सिस्मोग्राफ जो है उससे क्या मापा जाता है, यहाँ पर बताना है बिल्कुल। हवा की गति या फिर बारिश, बारिश तो रेन गेज से मापी जाती है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। हवा की गति एनीमोमीटर, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता कौन सा है, एक ही, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, क्योंकि हवा की गति एनीमोमीटर हो जाता है, बारिश जो होता है वो रेन गेज से मापते हैं, ठीक है। तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी, भूकंप हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 21 दे रखा है, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आराम से लगा सकते हैं, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाता है। बहुत बार आपको पढ़ा रखा है, 2 से 3 बार इसका लेक्चर भी आपको दे रखा है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस साइड में 2 से 3 बार आया था, आपको बताया भी था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा 22। यहाँ दे रखा है इनमें से कौन एक अदिश मात्रक है या अदिश राशि है भी कह सकते हैं, ठीक है। अदिश राशि है या मात्रक है, मात्रा है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। सदिश और अदिश के एक ही बार में कंफ्यूज खत्म, ठीक है। देखो एक तो होता है आपका सदिश, कौन सा होता है, एक होता है आपका सदिश और एक होता है क्या, अदिश। एक क्या होता है, एक होता है आपका अदिश, दो ही तो होते हैं। दो में एक ट्रिक होती है, जब कोई सदिश आप देखोगे तो एक ही बा देखने को मिलेगा, एक बा देखने को मिलेगा हर किसी में, ठीक है। सिर्फ एक भार को छोड़कर, इसके अंतर्गत भार भी आता है, ठीक है, सदिश राशि। और बाकी जितने बा होंगे वो किस में होंगे, सदिश में होंगे। और जो बा को डबल बार अब बा आएगा तो वो अदिश में जाएगा, और बाकी जो आएंगे वो भी किस में जाएंगे, अदिश में जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं, एक बार बा दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसका मतलब दोनों की दोनों क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं सदिश। क्या हो जाता है, ये भी सदिश और ये भी सदिश। तो बचता कौन सा है, गति, क्योंकि गति में कहीं बा नहीं दिख रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। एक भार इसमें क्या होता है, भार जो होता है इसमें इसमें एक प्रकार से बात करें, ये इसका जो होता है अलग पाया जाता है, ठीक है। और बाकी सब में बा पाया जाता है, मगर इसमें नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ भार आपको याद रखना है, भार को ऐसा कर लीजिएगा, भार को इंग्लिश में याद करो, ठीक है। बेट याद कर लो तो एक बा वहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सभी में बा हो जाएगा। फिर बस भार जो होता है इसमें, भार में सिर्फ बा देखने को मिलता है, मगर इसको जो इंग्लिश में बेट करेंगे तो बेट हो जाएगा। और बाकी सब में आपको बा देखने को मिलेगा, ठीक है। विभांतर वगैरह ये सारे के सारे क्या होते हैं, सदिश राशि होती हैं। तो इंपॉर्टेंट आपको बता दी मैंने ट्रिक, जहाँ एक बार बा देखने को मिले डायरेक्ट लगा देना सदिश, ठीक है। और जहाँ बा देखने को नहीं मिले बाकी सारी सब वो है अदिश हो जाएंगे, ठीक है। जहाँ बा देखने को नहीं मिलेगा वो सारी अदिश, जहाँ बा देखने को मिलेगा वो सदिश, ठीक है। एक बा देखने को मिलेगा, डबल बा देखने को मिलेगा तो अदिश हो जाएगी, एक बा हो जाएगा तो सदिश हो जाएगी। और भार इसका एक होता है अलग से, ठीक है। भार याद कर लेना अलग से कि भार सदिश होती है, बाकी समय बा देखने को 100% मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दे रखा है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे कहाँ होती है, शरीर में होती है ना, खून में पाई जाती है, कहाँ, खून में। और खून जो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का हमारे शरीर में आदान प्रदान करवाना एक प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर उत्तकों तक ले जाना, उसका आदान प्रदान करना, बात एक ही होती है। हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है लाल, वो किसके कारण होता है, लोहा के कारण। तो यहाँ पर देखा है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, तो वो कौन सा हो जाएगा, लोहा। क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है वह लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। इस अनुसार हमारे जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। आगे बात करते हैं, एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, आपको बताना है। एक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वह हमारी होती है कौन सी, सेल्स, जिसे हम कहते हैं कोशिका, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कह रहा है मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है। जो मानव शरीर है उसमें रक्त जो है कहाँ शुद्ध होता है, बात करें दिल में, गुर्दा में, फेफड़े में, जिगर में। अगर यहाँ होता सब में, ठीक है, सब में तो हम सब लगाए थे फिर जिगर को छोड़कर, ठीक है। जिगर किसी के दिल को कहते हैं, सभी हो जाएगा, ठीक है। अगर सब होता सब लगा देते, सब कहीं दे नहीं रखा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेंगे यहाँ पर कौन सा होगा, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल कहाँ हो जाएगा, ये हमारा गुर्दा हो जाएगा, मतलब किडनी, ठीक है। किडनी में क्या होता है, शुद्ध होता है। किस में शुद्ध होता है ये पूछ रखा है, तो कहाँ हो जाएगा, किडनी में, ठीक है, या गुर्दा भी कह सकते हैं हिंदी में से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा से क्या हो रहा है, अम्ल वर्षा से बात करूँ, जो हमारा ताजमहल है उसका रंग भद्दा हो रहा है। जो हमारी बहुत पुरानी धरोहरें हैं, ठीक है, धरोहर जो मकबरा वगैरह हैं, ठीक है, उनका रंग जो क्या है, फीका पड़ता जा रहा है। तो ये किसके कारण होता है, ये हमारा होता है अम्लीय वर्षा के कारण। हमारी जो भूमि है बंजर होती चली जा रही है, वो भी किसके कारण होती है, अम्लीय वर्षा के कारण। तो यहाँ पर देना है, बताना है किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा होती है, किसके कारण होती है, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर बताइएगा किसके कारण होती है। तो एक तो होता है NO2 और दूसरा कौन सा होता है, SO2, ठीक है। ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोनों की दोनों याद रखना है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। उसके बाद जब ये बरसता है तो ये नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, गंधक। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, गंधक बनाता है, ठीक है। और पानी के साथ क्रिया करके तो गंधक का निर्माण करता है, और वहाँ पर क्या होती है, बंजर भूमि हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर हो जाते हैं, याद रखना। NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा। इस क्वेश्चन की बात करें 27 यहाँ पर देखा है, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है। जो विद्युत का प्रवाह होता है वो किससे मापा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। अगर बात करते हैं वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, ये विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर मापते हैं, ठीक है। क्या मापते हैं, ये आपका हो जाता है विभवांतर, ठीक है। बिल्कुल आगे देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच के, हाँ वही विभवांतर ही होगा, ठीक है, सही है। यही बात करते हैं अमीटर। अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत प्रवाह, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। अमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत प्रवाह। और एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, ये आपका हो जाता है हवा का वेग, वही हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, हवा वेग। हवा का वेग मापते हैं किससे, एनीमोमीटर से, इससे पहले बताया था। अमीटर से विद्युत धारा और वोल्ट मीटर से विभवांतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमीटर। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखा, प्राथमिक रंग क्या है। तो आपने तिरंगा देखा होगा, है ना, तिरंगा देखा होगा। तिरंगा कैसा, कौन कौन सा रंग होता है इसमें भाई, एक होता है इस प्रकार से, ठीक है, तिल्ली होती है, इस प्रकार तिल्ली होती हैं। देखो प्राथमिक रंग, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही इजी वाली, ठीक है। जो हमारा चक्र होता है बीच में जो तिली वाला होता है वो किस रंग का होता है, वह तो होता है बे नीला। वो कौन सा होता है, वो होता है आपका नीला, ठीक है। और यहीं जो ऊपर वाले की बात करें, ऊपर कौन सा होता है, लाल, जिसे केसरी कहते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं लाल, क्योंकि लाल रंग का होता है लाल। लास्ट बचता है, लास्ट कौन सा हो जाएगा, हरा, ठीक है। लास्ट कौन सा हो जाएगा, हरा। तो देखो देखो, नीला, लाल और हरा, नीला, लाल और हरा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी मैंने ट्रिक बताई है, आराम से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। ऊपर वाला लाल रंग होता है हमारे तिरंगा का, तिरंगा मैंने लिख दिया लाल, ठीक है, लाल यहाँ पर आ गया। बीच में नीले रंग की जो तिल्लियाँ होती हैं वगैरह, जो चक्र होता है वो नीले रंग का होता है, तो नीला मैंने लिख दिया। और नीचे रंग कौन सा होता है, हरा, तिरंगे के अंदर, तो हरा लिख दिया। तो नीला, लाल, हरा याद हो जाएगा बिल्कुल, आज के बाद भूलोगे भी नहीं इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है, निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है, ठीक है। कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है, इसका मतलब जहाँ पर जो ऊर्जा होती है इकट्ठी हमारे शरीर के अंतर्गत बह दे रखी है, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अंग है जहाँ पर जो हमारी ऊर्जा होती है वह इकट्ठी होती है, कहाँ पर होती है, कोशिका में। तो यहाँ पर कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। राइबोसोम हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी, लाइसोसोम हो जाएगा, इनमें से कोई सा नहीं। तो यहाँ पर बात करते हैं कोशिका का विद्युत ग्रह कौन सा होएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का समनव्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन करता है ये आपको बताना है, समनव्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है कौन करता है, हार्मोन्स, रंग, ग्रंथि, या इनमें से कोई सा नहीं। तो ग्रंथि की बात करें, लीवर वगैरह ग्रंथि है, तो तुम्हारे समनव्य गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। रंध की बात करो, रंध कौन से होते हैं, जो हमारे पसीना वगैरह निकलते हैं, इससे करता है, ये भी नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, हार्मोन्स हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं वो समनव्य गतिविधियों को हमारे नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो हवा की बात करूं, अगर मैं हवा की बात करता हूं, हवा में क्या होता है, नाइट्रोजन कितनी होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो कितनी होती है, 78 पॉइंट, ये नाइट्रोजन कितनी होती है यार, 78.708, ठीक है, 08 ही होगी, 70.08% होती है। और बात करता हूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितनी होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, ये आपकी होती है 20.95, कभी कभी आपको 21% भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो हमारी होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, ये होती है 0.04%। तो तीनों की तीनों आपको याद रखना है, भाई एग्जाम में कहीं से भी पूछ सकता है 2021 के अंतर्गत। तो देखो नाइट्रोजन हो जाएगी 78.08%, ऑक्सीजन हो जाएगी, ये आपकी हो जाती है 20.95%, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी 0.04%, ठीक है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी 21% ऑक्सीजन दे देगा तो 21% ऑक्सीजन हो जाती है, ठीक है। 09 तो कौन सा हो जाएगा, 0.04% हो जाती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है,
मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वह आपके होती है कितनी? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। इसका मतलब 23 जोड़ी हमारे गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी हो जाते हैं। अगर बात करूँ यहीं पर, ये तो दे रखी है 46 होती है सामान्य मनुष्य के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 47 गुणसूत्र होते हैं, उसके लिए बीमारी होती है मंगोलिक बेवकूफ़ी बीमारी होती है। ठीक है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। वैसे सामान्य मनुष्य में जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है? 46। और जिस किसी में एक बढ़ जाता है मतलब 47 हो जाते हैं तो उसमें मंगोले के बेवकूफ़ी उसके अंतर्गत देखने को मिलती है, मतलब मंद बुद्धि भी उसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 33। क्या ना, मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? हड्डी की बात करें तो कितनी होती है? 206। ठीक है, और जो बात करें शिशु की बात करें कितनी होती हैं? 300 होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रखा है आपसे मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी हो जाएगी कितनी? 639 हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। ठीक है, 639 आपकी हो जाती हैं मांसपेशियाँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किडनी की मौलिक इकाई क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कम से कम बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन आता है कि किडनी की मौलिक इकाई क्या है? तो बहुत बार आपको बता रखा है, प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 बार बता रखा है, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस सेट मेरा डेली आप लगाते हो, प्रत्येक दिन आपको दिया जाता है, कल नहीं दिया था तो इसके मैं एडवांस आपको एक पढ़ा दूंगा। ठीक है, कल या हाँ कल डाल दूंगा 2 इकट्ठे। ठीक है, उसको देख लेना, क्योंकि प्रत्येक दिन आपको एक प्रैक्टिस सेट 100% देखने को मिलता है। ठीक है, और जिसमें से ही आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन 100% मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? ये भी आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो कौन सा हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस आपका हो जाता है। कौन सा? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस हो जाता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका जीवाणु हो जाता है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ दे रखा है कि 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक तथा 9 और 25 का मध्य अनुपातिक कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? ठीक है, थोड़ा छोटा करते हैं, बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। अगर बात करते हैं, दे रखा है 12 का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? 12 का मतलब बीच वाला, तो 12 बटे कितना हो जाएगा? 30। और मध्य का निकालना है ना, बीच का कह रहा है, तो बीच का यहाँ कितना आ जाएगा? x। और बराबर कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पर भी x हो जाएगा क्योंकि मध्य का निकालने की बात कर रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ये तो एक निकल के आ जाता है। फिर बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे में क्या पूछ रहा है? 9 और 25 का बीच का मध्य अनुपातिक, तीसरा अनुपातिक, और 9 और 25 का बीच का मध्य अनुपातिक। सॉरी रुकिएगा, थोड़ा सा दिक्कत। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगा, इसकी बात करते हैं। देखो कैसे होगा, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ रखा है तीसरा अनुपातिक, तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? 12 बटे आपका हो जाएगा 30, और बराबर में यहाँ पर भी 30 आएगा क्योंकि तीसरे की बात कर रहा है, तीसरा पूछने की, तो यहाँ पर आ जाएगा x। तो x तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। और इसमें दे रखा है 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपाती, तो मध्य माने बीच का, तो 9 बटे x बराबर x बटे कितना हो जाएगा आपका? 25। तो इस प्रकार से निकालेंगे तभी हमारा आंसर अनुपात में निकल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीसरा निकालना है तो तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, मध्य की बात करेंगे तो बीच का निकालना है तो बीच का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं ये कैसे करेंगे। इसको करिएगा फटाफट। देखो इसका सूत्र की बात को पहले सूत्र आपको समझा दूँ वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता है, अगर दे रखा है 12 और 30 दे रखा है, तो इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, और निकालना क्या है? मतलब तीसरा निकालना है, तो तीसरा हम मान लेते हैं ये वाला x। तो ये इस प्रकार से होता है a बटे v बराबर v बटे x। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये हमारा तीसरा वाला निकालते हैं। और जो बीच का निकालते हैं, तो बीच का कैसे होगा? ये दे रखा है 9 और मल्टीप्लाई 9 दे रखा है, और कितना दे रखा है? और दे रखा है आपका 25। ठीक है, और किसका निकालना है? बीच का निकालना है, तो बीच का हम रख देते हैं s x। ठीक है, तो यहाँ पर इसे a मान लेते हैं, इसे आपका हो जाएगा b, इसे हो जाएगा c। इस प्रकार से तो a बटे b बराबर b बटे c, तो c हमारा 25 हो जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसे फटाफट। ठीक है, आपको सूत्र मैंने समझा दिया है कैसे कैसे होता है मध्य अनुपाती और जो हो जाता है तुम्हारा सिंगल अनुपाती। ठीक है, मतलब तीसरा अनुपाती और मध्य अनुपाती मैंने समझा दिया आपको। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा, इधर हो जाएगा 12x। ठीक है, और इधर की बात करें 3 3 कितना हो जाएगा?
3 3 9 मतलब हो जाएगा 900 अनुपात में। यहाँ की बात करें तो कितना हो जाएगा 25 नेमा 25 चौका 8 मतलब हो जाएगा तुम्हारा 225, है ना, 225 हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है यहाँ बात करें तो पहले इसको कर लो। तो एक्स बराबर, ये अलग अलग हैं दोनों, ठीक है, ये अलग अलग हैं दोनों क्योंकि अनुपात में निकालना है हमें अलग अलग। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कटेगा 12 बास्ते 84 बाट 96, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और बचा कितना 84 6, 12 पंजे 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 75। एक्स बराबर आ गया 75। और यहाँ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये जो रूट है 225 बराबर एक्स, तो ये स्क्वायर चढ़ेंगे तो यहाँ का आ जाएगा रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 15। तो इसका मतलब एक्स बंद समझ लो, इसे x2 समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 75, एक साइड में जाता है एक्स का मान, अनुपात में कितना आ जाएगा 15। तो अनुपात कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, इसका मतलब 5:1 हमारा निकल के आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5:1। तो आराम से इसे कर पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसे करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इसे रख देना फटाफट इसी में जिस प्रकार से मैंने रखा है। सॉल्व करोगे, इधर एक्स वन का मान निकल आएगा, इधर x2 का मान निकल आएगा। x1 इधर रख देना, x2 इधर रख देना। ठीक है, बस अनुपात में हमारा आंसर आ जाएगा 5:1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। ठीक है, 37 याद रखा है, यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में करेंगे। तो MDH मैंने बता रखा है, MDH मसाले से कर दीजिएगा फटाफट। तो 36 पुरुष मैंने लिख दिया, कितने दिन में करते हैं एक काम, तो एक काम नीचे लिख दिया, 25 दिन में करते हैं। ठीक है, एच माने घंटे, घंटे नहीं दे रखे तो नहीं लिखेंगे। और बराबर कितना हो जाएगा, फिर कह रहा है 15 आदमी वही काम मतलब एक ही काम कितने घंटों में करेंगे, तो मैंने माप लिया एक्स। तो कितने से कटेगा, ये काट दो, 5 से 5 25, 5 3 15, सॉरी 5 3 15 और 5 25 हो जाएगा। 3 से काट दूंगा ऐसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 पंजे कितना आ जाएगा 60। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60 घंटे आ जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर 60 घंटे कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ। MDH मसाले से करना है, किससे, MDH। ठीक है, बटे वर्क, बस इससे कर लेना है, ये 1 मान लेना, इसी प्रकार से इधर कर लेना MDH, ये 2 वाला मान लेना, बस निकल आएगा। ठीक है, MDH मसाले से करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38, पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो 7 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, यही संख्याएं होंगी, सारी की सारी अलग अलग है ना, यही संख्या रहने वाली हैं। इनके वर्गों का औसत पूछ रखा है, तो वर्ग कितना हो जाएगा, 1 एकड़ 1, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49 और टोटल संख्याएं कितनी हैं 7। तो 7 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लिख दिया। और सभी संख्याओं का योग मतलब वर्ग दे रखे हैं तो वर्गों का मैंने योग कर दिया। तो सभी मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मैंने आपको फार्मूले बता दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 140। ठीक है, और बटे 7 नीचे है, 7 से काटेंगे 2 बार, तो 7 दूनी 14 मतलब 20 बार ये कट जाएगा पूरा के पूरा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 39 कौन सा होता है, हल करना है आपको। यहाँ पर दे रखा है, ये देखिएगा 343 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 343 माइनस, फिर दे रखा है 113 एक्स, 113 मल्टीप्लाई 113 मल्टीप्लाई 113। ठीक है, फिर बटे में ये दे रखा है आपका। तो ये दे क्या रखा है, पहले इसको देखो, इसे हम मान लेते हैं ए। ठीक है, ये सब ए हो जाएंगे, इसे हम मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाता है कौन सा, ऊपर बन जाता है ए की क्यू माइनस बी की क्यू, बन जाता है ना, ऊपर तो ये बन जाता है। नीचे की बात करेंगे तो नीचे में हमने इसे ए माना है, तो ये भी ए, ये बी और ये ए बी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो अलग अलग दे रखे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है,
और प्लस क्या दे रखा है बी स्क्वायर, यही प्रकार से दे रखा है ये, ठीक है। ए और बी में हमने खोल दिया ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमने 113 को माना है बी और 343 को माना है ए। इसको प्रकार से ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम ए की क्यू माइनस बी की क्यू को खोलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा जब ए की क्यू ए माइनस बी की क्यू को खोलेंगे, ठीक है, दोनों की क्यू को खोलेंगे तब बटे में कितना आ जाएगा, ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस वाले से ये वाला सेम है, दोनों के दोनों कट जाएंगे तो बचेगा कितना, बचेगा आपका ए माइनस बी, यही तो बचेगा। और ए की जगह कितना दे रखा है, ए की जगह की बात करूँ दे रखा है 343 और बी की जगह कितना दे रखा है 113। इसे माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, आप कहोगे 3 में से 3 गया बचा 0, 4 में से 1 गया बचे 3 और यहाँ कितना हुआ 3 में से गया 2, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 230 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल फार्मूले से इसे करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है, और सॉल्व भी नहीं होगा। तो ये हमारा फार्मूले में रखा हुआ क्वेश्चन होता है, बस इसको सोचना होता है किस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। तो ए की क्यू माइनस बी की क्यू को जब खोलेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएंगे हमारे, बचेगा कितना ए माइनस बी बचेगा, ए की जगह ए का माइनस रख दीजिएगा, बी की जगह बी का रख दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, यहाँ पर रखा है इतने में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसे कैसे करेंगे आपको बता रखा है मैंने, ठीक है। जब कभी योग या घटाना दे रखा हो कि घटाया जाए या जोड़ा जाए, तो आपको क्या करना है, सीधे वर्गमूल में खोल देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 दे रखा है, 8 0 6 और कितना दे रखा है 21 दे रखा है, तो इससे फटाफट याद कर लेते हैं, ठीक है। जोड़े बना लेते हैं, तो मैंने जोड़े बना लिए। तो 8 से काटूंगा, अट्ठू अट्ठू कितनी बार जाएगा 64 बार जाएगा, बचेगा कितना मेरे पास 4, ठीक है, और यहाँ पर 8 ऐड हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जोड़ा आ जाएगा, यहाँ पर 2 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, तो फिर आपका जाएगा 2 बार, तो 2 बार ऐसे कर लो, ठीक है। 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 ही बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 छंग 12 के 2 और 2 एक कम 2 और एक 3, ठीक है, 324 हो जाएगा। यहाँ पर 2 फिर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 6 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करूँगा तो 0, 10 में से 2 के बचे कितने, यहाँ पर 8, मतलब 80 बचेगा और ये वाला हमारा जोड़ा पूरा उतर जाएगा, तो 2 बना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा यार, 2 दूनी 4 आएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 आएगा, यहाँ पर 6 आने वाला है, गलती से 4 उतार लिया मैंने क्योंकि यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि भाई तो कर रहा हूँ मैं, गलती हो रही है कुछ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब इसे 100 का अब कितनी बार जाएगा, तो अब की बात करूँ 5 एकन 5 6 एकन 6, मगर काटूंगा 6 छंग 36, बहुत ऊपर जाएगा, तो 5 ही बार करेंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार इसके करेंगे तो 55 25 का हो जाएगा 5, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20, 21 22, 22 के 2, हाथ से लगे कितने, हाथ से लगे 2, 5 36 31 32, 32 के 2, हाथ से लगे 3, 5 5 3 8, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 8225। अगर इतना आता तो कट जाता है, इसका मतलब कितना कम है, यह संख्या जो है 8221 जो है वो 8225 से 4 कम है, इसका मतलब 4 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अगर घटाना पूछे, जोड़ना पूछे किसी संख्या में तो इस प्रकार से करते हैं, और जब कभी मल्टीप्लाई करे या फिर भाग करे तो हम क्या करते हैं, वो एलसीएम वाले फार्मूले से फटाफट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन 100% बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा, बिल्कुल। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर दे रखा है कि 40 वर्षों में एक किसी उम्र 40 वर्षों में ए किसी उम्र बी, मतलब ए की उम्र बी की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दुगनी होगी। अगर ए आधी ए अभी सॉरी
अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन हो जाता है कि 10 वर्षों में, 10 वर्षों मतलब 10 वर्षों के बाद, यहाँ पर बात कर रहा है 10 वर्षों के बाद। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन थोड़ा वो छुपा हुआ है। कह रहा है 10 वर्षों में कि 10 वर्षों के बाद ए की उम्र बी की उम्र से, अगर ए की उम्र वर्तमान में कुछ है, उससे 10 वर्ष बाद, ठीक है, सो 10 इधर को कर देंगे, ठीक है, उससे 10 वर्ष बाद ए की उम्र, 10 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र से, बी यहाँ पर लग लेते हैं कि बी की उम्र से 10 वर्ष पूर्व मतलब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले से कितनी होगी, 2 गुना होगी। मतलब यहाँ पर 1 होगी तो ये 2 होगी, ये इस प्रकार से गुना होगी अनुपात में। तो ये अगर कह रहा है अगर ए अभी बी से 9 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। इसका मतलब बी की वर्तमान उम्र इनमें से ही कोई ना कोई रहने वाली है। तो ऑप्शन से उठाकर आराम चेक कर सकते हैं, हमारा इजीली क्वेश्चन आ जाएगा। अगर 19 मानूंगा, बी की कितनी मान ली मैंने, मान लेता हूँ, ठीक है, मान के रख रहा हूँ इधर इस सेट में, इस सेट मान लेते हैं कि बी की उम्र कितनी है, 19 में दे रखी है। तो ए की उम्र कितनी होगी, तो आप कहोगे 9 वर्ष बड़ा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18, मतलब कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अगर यहाँ बात करूँ, ये तो वर्तमान आ गई, वो दे रखा है वर्तमान में, मतलब ए की उम्र 10 वर्ष बाद, ए की उम्र 10 वर्ष बाद, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ मैं 10 वर्ष की बाद की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 28 और 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 38, और ये 10 वर्ष पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9। क्या दुगना है, 9 दूनी 18, तो नहीं है, 30 है। इसका मतलब ये तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए 1:2, मतलब दुगना आना चाहिए, तो 9 दूनी कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, तो ये तो 18 नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें रख के देख रहा हूँ फिर बाद में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो हो जाता है वो तो हो जाता है गलत, ठीक है। अब सेकंड वाले ऑप्शन को चेक कर लेंगे। अगर हमने मान ली कि बी की उम्र कितनी है, 29, तो ए की उम्र कितनी होगी, तो हो जाएगी 38 ए की उम्र। तो ये कह रहा है 10 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है 10 वर्ष पहले से बी से। तो ये 10 वर्ष बाद की बात करेंगे, 10 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 48, ठीक है। और इससे 10 वर्ष जब घटा देंगे बी की उम्र में तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। क्या 19 दूनी 38 2 गुना आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को चेक कर लेते हैं। सी की बात करें, वर्तमान में बी की उम्र दे रखी है 29, 30 9 39, तो ए की उम्र कितनी होगी, ए की उम्र होगी 48, है ना। अगर मैं बात करूँ ये 10 वर्ष पहले, 10 घटा दो, क्योंकि बी की उम्र 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, घटाने की, 10 वर्ष पहले जोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ जब घटाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, यहाँ हो जाएगी तुम्हारी 29, ठीक है। और इसमें तो 10 वर्ष जोड़ूंगा, तो 10 वर्ष जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी, 50 8 58, सॉरी 58 आएगी, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 58। और 29 दूनी कितने होते हैं, 29 दूनी 58 होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। 9 दूनी 18, 29 दूनी 58 होते हैं। ये कितनी आ रही है, देखो 1 गुना, ये 2 गुना, तो 1:2 यहाँ पर आ रही है, 1:2 ये दे ही रखी है, 1:2, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से इजीली चेक करके हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आराम से एक बार चेक करके यहाँ भी देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, 42 कह रहा है यहाँ पर। रूड 3 दे रखा है, फिर हाँ इस पर दे रखा है घन, ठीक है, घन की क्यों है, घन रूट दे रखा है 3, 4 रूट दे रखा है 4, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो एक बात बताइएगा, जो रूट 2 है तो ये स्क्वायर तो होता है इस पे, है ना, जो क्योंकि जो रूट स्क्वायर हटाते हैं तो 2 ही आते हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं इसे, 1/2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से लिख लेते हैं फटाफट, क्योंकि सिर्फ रूट है तो 2 होता है, आपको पता ही है। तो इसका जो हो जाएगा, रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 1/2, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। और जो हमारा 3 है, 3 की घात, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/3। और जो हमारा दे रखा है, जो 4 की घात 4 दे रखी है, तो इसे लिखते हैं हम 4 की घात 1/4 ही लिख सकते हैं ना। तो बस इसको मैं कहाँ लिख लेता हूँ, इसको मैं इस सेट में लिख लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब फर्स्ट वाले को लिख लेते हैं हम, कितना आ गया था, 2 की घात 1/2, और ये आ जाएगा 3 की घात 1/3, और ये हो जाता है 4 की घात 1/4। अब हम नीचे वाली संख्या को तो छोड़ देते हैं, जो ऊपर वाली संख्या होती है उनमें एलसीएम ले लेते हैं। अगर 4 3 और 2 को एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 12 रख दीजिएगा, यहाँ पर भी 12 रख दीजिएगा, यहाँ पर भी 12 रख दीजिएगा। तो 2 से काटूंगा 2 छंग 12, 3 से काटूंगा 3 चौक 12,
4 से काटूंगा, 4 3 12, तो ये हमारी घात आ जाती हैं। 2 की घात कितनी आ जाएगी 6, 3 की घात आ जाएगी 4, और 4 की घात आ जाती है कितनी 3। यही तो निकल के आती हैं। आप देख लेते हैं कौन सी बड़ी है कौन छोटी। 2 दूनी 2 की बात करेंगे 6 बार तो कितनी आ जाएगी, 2 की घात 6 को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 64। 3 को खोलेंगे 4 बार तो कितने आ जाएगा, 3 3 9 3 27 3 64, 27 3 81, 81 आ जाएगा। इसको खोलेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, इसका मतलब सेम आ जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हो जाती है बीच वाली। तो बीच वाली कौन सी थी, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इंग्लिश वाले पहले इंग्लिश को देख लें, इसके बाद हिंदी की ओर चलते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार इंग्लिश वाले, चलते हैं आगे। ठीक है, हिंदी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, गणित में 85% और 75% दोनों, मतलब अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हैं। अगर 40% छात्र दोनों 40 छात्र होंगे, यहाँ पर गलती से परसेंट रखा है, 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो आपको एक बार मैंने सूत्र बताया था, ये एक बार सूत्र बताया था कि पास प्लस पास माइनस, ध्यान से देखना, पास प्लस पास प्लस दोनों में पास, किसमें, दोनों में पास, दोनों में पास बराबर क्या प्राप्त होते हैं, पास ही प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना। तो पास मतलब पहले सब्जेक्ट में पास कितने 80%, तो मैंने 80% लिख लिया, प्लस दूसरे विषय में कौन से हैं 85%, तो मैंने 85% लिख लिया। अब माइनस दोनों पास कितने हैं 75, तो मैंने 75 लिख दिया। तो बराबर कितना आया, तो बराबर आ गया तुम्हारा 90। जो परसेंटेज ही दे रखे सारे परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, परसेंटेज देख के ना, तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो 90% क्या हो गए, पास हो गए। इसका मतलब जो पास हो गए वो कितने हो गए, 90% हो गए पास। और टोटल कितने होते हैं 100%। तो बचे कितने, जो अनुत्तीर्ण बचे, जो अनुत्तीर्ण बचे मतलब जो फेल बचे हैं, अनुत्तीर्ण नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण लंबा हो जाएगा तो फेल लिख देता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट। तो फेल हमारे कितने बचे, आप कहोगे 90% हो गए पास, तो फेल कितने बचे 10% बचे। और यहाँ पर जो फेल छात्र हैं वो कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं 40%, और यहाँ पर कह रहा है सिर्फ 10% बच्चे फेल हुए हैं। तो 10% बराबर कितने के हो जाता है, ये हो जाता है 40 के। तो 100% बराबर कितने का हो जाएगा, क्योंकि छात्रों की संख्या पूछ रहा है, कुल छात्रों की संख्या, तो 100% होती है छात्रों की संख्या, तो कितनी हो जाएगी 400 की। यही पूछ रखा है हमारा आंसर। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 400 हो जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। पास पास दोनों में पास, ये माइनस रखेंगे, बराबर क्या निकल के आएगा, पास ही परसेंटेज निकल के आएगी। तो हमारी कितनी आ गई 90%। तो पास हो गए 90%, टोटल 100% थे छात्र, तो 10% क्या होंगे, फेल होंगे। और यहाँ पे कह रहा है सिर्फ 40 बंदे फेल हो रहे हैं, तो 10% की वैल्यू कितनी 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। इसका मतलब कुल छात्र कितने थे 400, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है कि 6.46, ठीक है, इसको आंशिक रूप में बदलना है कि कैसे बदलेंगे। तो पॉइंट हटाते हैं, पता है पॉइंट हटाते हैं तो 1 लिख लेते हैं पहले ही, और जब पॉइंट हटाते हैं तो 1 और 2 जितने संख्याएं होती हैं उतनी जीरो लगा देते हैं, तो 1 2, तो कितना हो जाएगा 6 4 6 और 100 हमारा आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं दे रखा है 6 4 6 मगर 99 दे रखा है, तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए था 6 4 6/100 होना चाहिए था, तभी हमारा आंसर आता। ठीक है, तो यहाँ पर गलत दे रखे हैं सारे के सारे, क्योंकि आपको पता है जब पॉइंट हटाते हैं तो जितनी संख्या होती है तो जी लगा देते हैं, तो जी लगा देंगे 200 के, तो यहाँ पर ऐसा कोई दे नहीं रखा ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 45 2/3 और 8/9 और 64/81 और दे रखा है 10/27। इसका बताना है क्या, HCF मासा पूछ रखा है ना, तो HCF पूछ रखा है तो बताना है। तो ऊपर देखो कभी भिन्न वाले का निकालते हैं, तो अगर HCF पूछ रहा है तो ऊपर की जो संख्याएं हैं उनका तो निकलेगा HCF, मगर जो नीचे की संख्या दे रखी है इनका निकलेगा LCM।
अगर HCF पूछ रहा है भिन्न वाले में तो निकालते हैं ऊपर का तो HCF निकलता है निकलता है, मगर नीचे की संख्याएं होती हैं उनका LCM निकलता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी बात करूँ तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इन सब का HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर जो सबसे सबसे कट जाए, किससे कटेगा, तो बात करूँ किससे कटेगा, ये 2 ही से कटेगा, तो HCF तो इसका हो जाएगा 2। LCM क्या हो जाता है, लो कॉमन फैक्टर, मतलब लो कॉमन फैक्टर सबसे कम से कट जाए, तो 3 से सब कटेंगे, 3 से कटेगा 81, मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इनका सबका एलसीएम निकालेंगे, 27, 81, 9 और 3 का, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 81, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/81, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलसीएम एचसीएम निकाल के देख सकते हो, ऊपर वाले का निकाल लेना एचसीएफ, नीचे वाले का निकाल लेना एलसीएम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल इजीली राइट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा निकला है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। देखो बात कर रहे हैं कि इतने किलोमीटर मतलब 108 किलोमीटर तो है, किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूँगा तो कैसे करूँगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना, 1000 से मल्टीप्लाई। और घंटे कितने देखें कि प्रति घंटे मतलब 1 घंटे सेकंड में चेंज करना है, तो 1 घंटे को मिनट में चेंज करूँगा तो 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, और सेकंड में चेंज करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, यही निकालूंगा। तो 1 घंटे 1 सेकंड की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगी, 0 से मेरा 0 कट जाएगा, 0 से मेरा 0 कट जाएगा, ठीक है। 6 से काटूँ कितनी बार जाएगा, 6 से काट सकता हूँ, 6 कम 6 छत्तीस, 6 से पहले 6 अट्ठे 48 कट जाएगा, 6 कम 6 6 अट्ठे 48 18 बार जाएगा, फिर 6 से काट दूंगा, यहाँ पर एक बार यहाँ पर एक बार, ये 6 अट्ठे 48, तो ये भी 18 बार, ये भी कट जाएगा, सॉरी ये नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर तो कौन सा रखा है 10 ही दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर 10 ही दे रखा है, तो यहाँ पर 6 तो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से काट से 6 कम 6 12 6 3 18, मतलब 1 सेकंड बराबर 6 3 18, 3 कट जाएगा तो 30 आ जाएगा, तो 30 मीटर बराबर 1 सेकंड, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में कितना जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है, तो देख रखा है 15 सेकंड में कितना जाएगा, तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 सेकंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 45, मतलब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 540 450, ठीक है, क्योंकि 15 45, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ईजिली हो जाता है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47। ये दे रखा है किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है, ठीक है। वह राशि क्या है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रखा है किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है, इनमें से बताना है वह राशि कौन सी है, यह पर्याप्त आंकड़े। तो यहाँ पर देखो 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, तो यहाँ पर सिर्फ 48% ही बनना है, 50% तो बन नहीं रहा, तो वो दे रखा है वह राशि आधी हो जाएगी, तो आधी हो नहीं सकती क्योंकि 6 साल में 48% ही हो रहा है, तो देख रखे हैं आंकड़े अप्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आंकड़े अप्राप्त हो जाएगा, इसमें निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि 6 की बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 6 साल की बात कर रहा है और 8% की बात कर रहा है, तो 8 छंग कितना होगा, 48% ही बनेगा, और आधे का मतलब होता है 50%, ठीक है, तो 50% में 2% कम है, तो ये नहीं होगा, आंकड़े अप्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखिएगा। अगर एक वृत्त की त्रिज्या देखिए कितनी 75% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अगर वृत्त की त्रिज्या में 75 की वृद्धि कर दें तो देखा है उसकी परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये देखिएगा बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है। देखो मैं बात करूँ, अगर पहले कभी किसी वृत्त की त्रिज्या जो थी वो कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, मान लेता हूँ 4 थी, 75% बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, है ना, 75% बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी, 7। अब इसकी परिधि निकाल के देख लो, इसकी परिधि निकाल के देख लो कितनी हो जाएगी। अगर इसकी परिधि की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 2πr, और बराबर है मेरे 2% निकाल लेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगी 2πr, 2πr से 2π से 2π कट जाए, क्योंकि R1 R2 है, क्योंकि अलग अलग त्रिज्या दे रखी है, ये भी R1 का R2 का मान है, ये R1 का मान है, अलग त्रिज्या है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब कितने की वृद्धि, तो 75% की ही वृद्धि होगी, परिधि में भी कितने की होगी, 75% की आपकी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही इजी प्रकार से आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। यह कह रहा है हमारा कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर दे रखा है 1, तो दे रखा है थीटा का जो मान होगा वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान क्या होता है, ये हमारा हो जाता है टेन थीटा, क्या हो जाता है,
ये जो हमारा बन जाता है वो हमारा बन जाता है टेन थीटा बन जाता है ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और बराबर क्या दे रखा है, वन। इसका मतलब जो थीटा का मान रहने वाला है बताना है टेन टेन किसके अंतर्गत एक आता है, तो आप कहोगे टेन 45 का मान जो होता है, ठीक है, टेन 45 का मान जो होता है वो कितना होता है, वन होता है। तो थीटा का मान यही कौन सा हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 45 अंश हो जाएगा थीटा बराबर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला दे रखा है, बिल्कुल सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा हो, लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है एक अर्धगोलार्ध का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल बताना है। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक अर्धगोला है, ठीक है, एक ही अर्धगोला दे रखा है, इसका क्या पूछ रखा है आपसे, पूछ रखा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछ रखा है, क्योंकि एक गोलार्ध, गोलार्ध मतलब क्या होता है, अर्धगोला ही होता है। ठीक है, गोलार्ध का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस सतह का क्षेत्र बताना है पूरे का। ठीक है, तो आपको बताना है गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। और क्षेत्रफल की बात करें तो कौन सा होता है, ऊपर को 4 लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो अगर मैं पूरे क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है ये, अगर मैं इसे आधा कर दूंगा तो किसका आ जाएगा, मतलब गोलार्ध का लेकर के आ जाएगा, है ना, गोलार्ध का निकल के आ जाएगा। जब इसे आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर आपका हो जाता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, वही यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरे गोलार्ध को आधा कर दूंगा तो उसे भाग दे दूंगा तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल निकल कर जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और जिस किसी को बुक लेना है, प्रैक्टिस सेट लेना है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक दे रखी है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको लिंक मिल जाएगी कि आर्मी बुक तथा प्रैक्टिस सेट वाली। ठीक है, वहाँ पे जैसे ही लिंक करोगे तो आप बिल्कुल वहाँ पर पहुँच जाओगे और आप आराम से वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। ओनली 25 रुपये में आपको दी जा रही हैं, बुक भी 25 रुपये में दी जा रही है और प्रैक्टिस सेट भी आपको ओनली 25 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि आप अगर बुक स्टोर से खरीदोगे तो आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे दोनों बुक के लिए, और यहाँ पे ओनली 50 रुपये में आपको दोनों की दोनों जा रही है। जो मेरा साइट का खर्चा है वही आपसे ले रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।